हेलो एवरीवन। आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा समर ब्रेक से पहले का। इसके बाद आपकी वेकेशंस हो जाएंगी, फिर हम मिलेंगे 1 जुलाई को। तो ये आपका टॉपिक है। कल हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसमें 6 क्लोजेस थे: नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, कैपिटल क्लोज, लायबिलिटी क्लोज एंड एसोसिएशन क्लोज। तो आगे हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सेकंड डॉक्यूमेंट के बारे में। छोटा सा ही है, 1 पेज का ही है। तो इसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसका मतलब होता है एक तरह से एक सेकंड डॉक्यूमेंट होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह से कंपनी का स्फेयर बना रहा था कि भाई आपको किसके अंदर है कि काम करना है। वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का काम रहता है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस फिक्स करना कि आपको किस बाउंड्रीज के अंदर मेमोरेंडम का काम ऑब्जेक्ट जो है अचीव करना है, मतलब आपको काम करना कैसे है। मतलब कि जो मेरे कहने का मतलब है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या भी लाइन पढ़े, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी fixes the functional area of the company, and while the articles of association specifies as to how the given work will be done. Articles of association का definition होते हैं कि it refers to that document of the company in which rules of internal management to achieve the objectives laid down in the memorandum of association are stated. मतलब कि memorandum of association में जो अपने काम करना वो आप बताते हैं, articles of association में आपको ये पता लगता है कि आपको काम करना कैसे है। मतलब कि memorandum states what to do and articles of association states how to do। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। दोनों ही काफ़ी मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में को चेंज करना होता है, कैपिटल में किसी भी क्लोज में नाम चेंज करना पड़ता है, तो वो सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर आपको ऐसा करने का अलाउ करता है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर ऐसा कुछ लिखा है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ अल्टरेशन कर सकते हैं, तो भी आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज कर सकते हैं। बिना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अलाउंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट के अंडर 1956 के अंडर आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाने मैंडेटरी होते हैं। प्रमोटर्स को ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारे रूल्स रेगुलेशंस सेट किया जाता है कि भाई आपको जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको अचीव जो करने हैं, कैसे करने हैं आपके लिए। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो एक तरह से एक्सटर्नल पर्सन्स के लिए होता है, एक्सटर्नल लोगों के लिए होता है। और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। उनके रूल्स रेगुलेशंस, उनके प्रोसीजर्स वगैरह इसमें लिखे रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या होते हैं। कि जैसे हमने पढ़ा था कि कल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लोज थे, जैसे मैंने आपको नाम भी बताया अभी। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नॉर्मली 24 तरह के कंटेंट्स होते हैं, जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेबल एफ बोलते हैं। जनरली टेबल एफ इज कंसिडर्ड टू बी ए स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो उस टेबल एफ में 24 कंटेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक लाइन के पॉइंट से कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आज का थोड़ा बहुत कम टाइम का काम है। तो पहला पॉइंट है मोड ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। आपका जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका मोड क्या रहेगा, मतलब कैश पेमेंट रहेगी, ऑनलाइन मतलब क्रेडिट भी हो सकता है, तो वो मोड क्या रहेगा। इसमें से आपको याद रहेगी 24 पॉइंट्स हैं। आपको मिनिमम कम से कम आपको 12 से 14 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सारे भी करते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन कम से कम 12-14 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है डिवीजन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अब जैसे शेयर भी बहुत तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस के भी 8 तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस में भी। तो उसमें आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में आपको शेयर्स के टाइप्स बताने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको बताने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कि आपका जो इशू करने का और अलॉटमेंट करने का शेयर्स को मोड क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा। फिर है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि कम से कम 90% आपके पास पैसे आ जाने चाहिए 120 दिन के अंदर अंदर, तभी आप शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। आप चाहें तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन को 95% भी कर सकते हैं, 91 भी कर सकते हैं, तो वो आपको फिक्स करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। मेथड ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट्स,
मतलब कि आप किस मेथड से शेयर सर्टिफिकेट को इशू करेंगे, मतलब कि ऑनलाइन करेंगे, डिजिटल फॉर्म में करेंगे, या मतलब कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में करेंगे। रूल्स रिगार्डिंग कॉल्स ऑन शेयर्स। अब कॉल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एक शेयर मतलब 50 रुपये का है, तो कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि उसको 4 टुकड़ों में बांट देती हैं, 4 से या 10 टुकड़ों में भी बांट सकती हैं। मतलब कि क्या होगा कि जब शेयर अप्लाई करेंगे लोग, तो वो 50 रुपये नहीं पे करेंगे उस शेयर के लिए, हो सकता है कि 5 से 10 रुपये ही पे करें उस शेयर के लिए। तो जो बाकी बचा हुआ अमाउंट होगा वो कंपनी बार बार इंस्टॉलमेंट में टुकड़ों में लोगों से मांग सकती है। मान लो मेरे पास 50 शेयर है, तो मैं 50 शेयर के लिए फर्स्ट कॉल बनेगी 5 रुपये की, सेकंड कॉल 5 रुपये की, थर्ड कॉल 5 रुपये की या 10 रुपये की भी बन सकती है। तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में भी पैसा पब्लिक से मांगा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं कॉल ऑन शेयर। फिर नेक्स्ट है मोड ऑन इंक्रीज, डिक्रीज और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अगर किसी कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल बढ़ानी होती है, कम करनी होती है या चेंज करनी होती है, तो उसका जो मोड होगा वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए। पेमेंट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। अब अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है अंडर राइटिंग क्या होता है। अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, कोई ब्रोकर होता है, कोई अंडर राइटर होता है जो कमीशन बेसिस पे शेयर्स को बेचता है कंपनी के। मतलब कंपनी को कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना होता, जब कंपनी खर्चा अपना बचाना चाहती है तो वो अंडर राइटर को हायर कर लेती है जो कमीशन पे कंपनी के शेयर्स को बेचता है। पेमेंट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब शेयर्स एंड डिबेंचर्स वैसे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम छोड़ेंगे नहीं इसको। तो इस पे ब्रोकरेज या कमीशन जो होती है, दलाली जो दी जाती है, वो पेमेंट डिसाइड होती है भाई कितना कमीशन दिया जाएगा। कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर्स। जो वेरियस टाइप के जो शेयर्स होते हैं उनका डिवीजन किस टाइप से होगा, मतलब किस फॉर्म में डिवीजन होगा और किस फॉर्म में उनको एक साथ जोड़ा जाएगा। रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, कोरम, एडजर्नमेंट, प्रॉक्सी, पोल एंड चेयरमैन। इन 6 चीज़ों को लेके रूल्स बनाए जाएंगे। अब मैं आपको 6 चीज़ों का मतलब बताता हूँ। मीटिंग का तो आपको मतलब पता ही होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एक साल में कम से कम एक बार मीटिंग जरूर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट है कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है कि ये वैसे कॉर्पोरेट लॉ की कॉलेज की चीज़ है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, थोड़ा लेकिन ध्यान से समझ लेना, काम की चीज़ है ये। कोरम का मतलब होता है कि कम से कम इतने लोगों की ज़रूरत है आपको मीटिंग को वैलिड करने के लिए। अगर मान लो टोटल डायरेक्टर्स 50 डायरेक्टर्स हैं किसी कंपनी में, कम से कम 20 डायरेक्टर अगर होते हैं तो ही मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। अगर उसमें 19 डायरेक्टर होते हैं तो कोरम पूरा नहीं हो पाता है, उसकी वजह से आपकी मीटिंग खत्म हो जाएगी, मीटिंग मानी नहीं जाएगी। एडजर्नमेंट का मतलब होता है मीटिंग को ख़त्म करना, बर्खास्त करना। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि अगर कोई नहीं आया है उसकी जगह पे कोई और अटेंडेंस लगा रहा है, मतलब कोई और प्रेजेंट है उसकी जगह पे, उसके बिहाफ पे। पोल का मतलब होता है वोटिंग वगैरह। चेयरमैन जो मीटिंग को कंडक्ट करता है, जिसका डिसीजन फाइनल होता है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, देयर पावर्स, ड्यूटीज़ एंड रेम्यूनरेशन। मतलब कि ऑडिटर्स वो होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, उनका रेम्यूनरेशन कितना रहेगा, उनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी रहेंगी, पावर्स क्या रहेंगी उसकी। 12 पॉइंट्स हो गए, 12 और है, छोटे छोटे से ही हैं, दिख ही रहा है आपको। 13 पॉइंट है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी। इन चारों पर्सनस की जो अपॉइंटमेंट होगी उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या रहेंगे। कॉमन सील के यूज़ करने के रिगार्डिंग क्या रूल्स रहेंगे, मतलब कि कौन कॉमन सील को यूज़ कर सकता है। कॉमन सील मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी के नाम की जो स्टैंप होती है वो किसके पावर में रहेगी, नॉर्मली सेक्रेटरी के हाथ में रहती है। फिर नेक्स्ट है मेथड ऑफ कीपिंग एंड राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने का मेथड क्या रहेगा, जैसे डेप्रिसिएशन के 2 तरह के मेथड्स होते हैं, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रोड्यूस करने के भी 2 तरह के मेथड्स होते हैं। जैसे बैलेंस शीट होती है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो वर्टिकल भी बनती है, हॉरिजॉन्टल भी बनती है। तो आपको कौन सा मेथड चूज करना है वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, आपका जो प्रॉफिट है उसे कैपिटलाइजेशन का मेथड क्या रहेगा, जो आप आगे अकाउंट में पढ़ोगे भी, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, +2 में आएगा। फिर है प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स। अगर मान लो जैसे कोई शेयर है, जैसे 50 रुपये का मैंने बताया कि आपको शेयर है और उसे पूरा पैसा नहीं आया पब्लिक से, 30 रुपये शेयर पर पैसा आया है और पब्लिक ने आगे देने से मना कर दिया है, तो उस केस में उस शेयर को ख़त्म कर दिया जाएगा। पैसा जो होगा वो जब्त कर लिया जाएगा, कंपनी के पास रहेगा, कंपनी रिफंड नहीं करेगी और उस पर्सन के पास वो शेयर ख़त्म कर दिया जाएगा। उस शेयर को ख़त्म करने के बाद में वो शेयर दोबारा से री इशू किया जा सकता है, तो उसका प्रोसीजर इसमें लिखा जाएगा। रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल्स, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, कि मेंबर्स की वोटिंग राइट्स क्या रहेंगे और किस किसके पास वोटिंग राइट होगा। पावर्स ऑफ टेकिंग लोन्स एंड इट्स लिमिट्स, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी जो है, कितना लोन ले सकती है और किस लिमिट तक लोन ले सकती है, उसके पावर्स क्या क्या हैं।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर क्या क्या रहेंगी, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड रूल्स रिगार्डिंग इट्स पेमेंट। अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है तो उसके रूल्स इसमें डिसाइड किए जाएंगे कि कितना डिविडेंड आपको पे करना है और पेमेंट कैसे करनी है। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट है रूल्स रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व्स एंड द फंड्स। रिजर्व जैसे आपको पता है कि कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में रख लिया जाता है, फंड बना दिया जाता है, जैसे कि फ्यूचर में उससे काम लिया जा सके। तो उसके रिगार्डिंग रूल्स होने चाहिए कि इतना पैसा आपको कम से कम आपको रिजर्व में रखना ही रखना है। लास्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी को बंद करना, हमेशा के लिए क्लोज करना। अब उसका प्रोसीजर देखा जाता है कि अगर आपको कोई पहले कंपनी के एसेट्स हैं वो बेची जाएंगी, लायबिलिटी से पेमेंट की जाएगी, उसके बाद अगर कुछ बचता है या नहीं बचता है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो इसमें डिसाइड किया जाता है। तो इन 24 में से आपको कम से कम 12 से 14 पॉइंट्स याद करने हैं, लेकिन आपको समझ में सारे आने चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का एक तरह से मतलब क्या होता है। ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका खाली काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करना और उन्हें बताना कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो उनके टास्क थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्हें वो कैसे अचीव कर सकते हैं। मतलब इसमें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नॉर्मली आउटसाइडर्स के लिए होता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। मीन्स कि इन दिस डॉक्यूमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड फॉर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी स्मूथली आर स्टेटेड। मतलब कंपनी को कोई प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है तो वो सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। मतलब सारे रूल्स रेगुलेशंस जैसे अपने हर पॉइंट में देखा कि क्या पावर्स रहेंगी, क्या ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूल्स रेगुलेशंस, प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा, वो सभी कुछ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है। ये था आज का टॉपिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और इसी के साथ में ये लास्ट वीडियो थी आपकी। उसके बाद हम 1 जुलाई को मिलेंगे, लेकिन आपकी वैसे मंडे को 4 बजे आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी रहेगी जिसमें हम यहाँ तक का टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि कल आपका संडे भी है और आज का भी दिन काफ़ी बचा हुआ है। तो आप वैसे परसों के बाद भी मुझसे पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको परसों ही लास्ट डे है आपको फिर उसके बाद 1 जुलाई को पढ़ना है। मैं ये चाहता हूँ कि जो अभी तक टॉपिक्स हुए हैं वो आपको 1 जुलाई से पहले पहले क्लियर हो जाए। जो आपको 15 दिन का ब्रेक मिलेगा अभी या इस केस में 16 दिन का मिल रहा है तो उस केस में आपको प्रिपेयर करना है, रिवाइज भी करना है और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।